अमीर बहुओं पर बरसात का कहर। पंडित जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मुझे रिश्ते अमीर घराने की लड़कियों के ही चाहिए, जैसे मेरी बड़ी बहू वेदिता है। अरे विनीता जी, आप ही बताओ, आजकल कहाँ अमीर घराने की लड़कियों के रिश्ते मिल रहे हैं। देखो, मैं तो कहता हूँ अमीर घराने से अच्छा है समझदार और संस्कारी बहू की तलाश करो। पंडित जी, आप समझते क्यों नहीं हो, मुझे तो अमीर घराने की ही बहू चाहिए। अपने घर में अगर आप रिश्ता नहीं ढूंढ सकते तो बता दो। अरे विनीता जी, 3-3 लड़कों के लिए लड़कियां देखना तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आपके तीनों बेटे के लिए अमीर घराने की लड़कियां ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अभिनेता का पति सुरेश उसके पास आकर उससे कहता है, अरे आखिर तुम्हें बहू अमीर घराने की ही क्यों चाहिए? गरीब परिवार से अगर बहू आएगी तो अच्छा होगा ना। हमारी हालत देखो, अरे और नहीं तो इस घर की हालत देखो। अमीर घराने की लड़कियों से शादी होगी, दहेज में अच्छा अच्छा सामान आएगा और वो पैसा भी लेकर आएंगी। उन पैसों से हम अपने घर की मरम्मत अच्छे से करा लेंगे। ओहो विनीता, तुम्हारा लालच तो खत्म ही नहीं होता है। इतना लालच मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। सुरेश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी बड़ी बहू वेदिता आती है। घर में खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे एक बच्चा भी हो गया, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से हम परेशानियां ही झेल रहे हैं। हाँ हाँ बहू, तो बड़ी बात क्या है? वो तो इतनी अमीर होने के बाद भी अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई। अरे कम से कम मेरी बाकी की अमीर बहुएं कम से कम अपने ससुराल में कुछ तो लेकर आएंगी, फिर हमारा घर भी भरा पूरा जाएगा। विनीता घर में किसी की नहीं सुनती, जिसके बाद वो अपने तीनों बेटों की शादी अमीर घराने में करा देती है। अमीर घराने से आई हुई बहुएं दहेज में कुछ नहीं लेकर आती, जिसके चलते विनीता को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या सब कुछ गोबर कर दिया। मैंने तो सोचा था कि अमीर घराने की बहू खूब सारा दहेज धन दौलत लेकर आएंगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? विनीता के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जिसके चलते विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर घराने की 4 बहू के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर खटपट शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? मैं इस घर में झाड़ू क्यों लगाऊं? अरे मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरे घर पर नौकर थे जो मेरे घर का काम किया करते थे। मैं घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो काम करूंगी। अगर तू बड़े बाप की औलाद है तो मैं भी बड़े बाप की औलाद हूँ। मैं अभी तुझसे कम नहीं हूँ। मैं जूठे बर्तन मांज रही हूँ तो इसका मतलब तू झाड़ू भी लगाएगी और सारे काम मिल बांट कर होंगे। तभी आंचल आती है और उन दोनों को कहती है, देखो तुम दोनों के बीच में खटपट होती ही रहती। अरे हम चारों ही अमीर घराने से, लेकिन काम तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। हम क्यों करे काम? हमसे पहले तो इस घर में वेदिता आई है ना, वो खुद ही कर लेगी। वेदिता रसोई में खाना बना रही होती है। जैसे ही वो खाना बनाकर बाहर आती है, घर पूरी तरह फैला होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ जी, जरा देखो तो सही। मैं अभी ही खाना बनाकर आई हूँ और बाकी की 3 बहुएं जो अमीर घराने से आई हैं, उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। तुम्हारी रोजाना ही खटपट से तो मेरा सर दर्द होने लगा है। पता नहीं तुम चारों कब समझोगी। तभी वहाँ रमेश आकर विनीता से कहता है, बहुत पड़ी थी तुम्हें अमीर घराने से शादी करवाने की। अब देखो तुम्हारी चारों अमीर बहू किस तरह इस घर को निभाती हैं। रमेश के ताने सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ चारों बहुओं के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते मौसम बिगड़ जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। बहुत लड़ने का शौक था ना, देखो अब बरसात होने लगी है। कुछ देर में हमारा खटारा घर से पानी भी टपकना शुरू हो जाएगा। वेदिता ऐसा कहती है कि घर के चारों तरफ से पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर कोमल, रेशमा और आंचल तीनों ही मुंह बना लेती हैं। पता नहीं क्यों मेरे पिताजी ने इस गरीब खाने में मेरी शादी कर दी। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही मर जाती तो ही अच्छा होता। अरे 4 बॉयफ्रेंड थे मेरे, मैं उन्हें छोड़ कर आई थी। ये सोचा था कि शादी के बाद सुकून से रहूंगी। ये नहीं पता था कि मेरा बाप इतने गरीब लोगों से मेरी शादी कर देगा। ये सारी बातें सुनकर उन चारों के पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ से अपनी पत्नियों की शिकायतें करने पहुंच जाते हैं। माँ ये सब क्या है? ये रोजाना की खटपट से हमारे सिर में दर्द होता है। माँ अगर आप थोड़ा सोचती समझती और तब हमारी शादी करती तो ज्यादा अच्छा होता। अपने अमीर होने पर इन्हें बहुत ज्यादा घमंड है। इससे अच्छा होता कि हम कुंवारे रहते। माँ अब इस समस्या का कोई समाधान आप ही कर सकती हो। मैं तुम चारों से माफी मांगती हूँ। पहली बात तो आज मुझे समझ आ गया कि पैसा हर चीज नहीं होती। ये तो देखा कि मेरी बहुएं अमीर घराने से हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन्हें अमीरों की तरह रहने का भी शौक होगा। विनीता ऐसा कहकर रोने लगती है, जिसके बाद वो बर्तन उठाती है और खुद ही उन जगहों पर लगा देती है जहाँ से घर के अंदर पानी टपक रहा होता है। ये सब देख वेदिता, आंचल, कोमल, रेशमा चारों ही हैरान रह जाती। तभी वेदिता कहती है, माँ जी रहने दीजिए,
आप इसे मत कीजिए, मैं ही कर देती हूँ। वेदिता अपनी सास के साथ उसकी मदद करने लगती है। उसे देख बाकी की तीनों अमीर बहू भी बर्तन उठाकर उस जगह पर रखना शुरू कर देती हैं जहाँ से पानी टपक रहा होता है। तभी अचानक से बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है और जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगते हैं। लगता है आज बरसात बहुत ज्यादा होने वाली है, ऊपर से आंधी तूफान भी हो रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और घर में पानी आ जाएगा। विनीता ऐसा कह रही थी कि घर के अंदर पानी आ जाता है, जिसे देखकर उसकी चारों अमीर बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं। विनीता ये देखकर अपनी चारों बहुओं से रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम लोगों की शादी अपने बेटों से करवा दी। ये सोचा ही नहीं कि हम जैसे गरीब लोगों के घर आने के बाद तुम जैसी अमीर घराने की लड़कियां एडजस्ट ही नहीं कर पाओगी। तुम्हें यहाँ रहने में बहुत सी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम चारों अगर चाहो तो अपने अमीर पिता के घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अपनी सास की बातें सुनते ही रेशमा कहती है, नहीं माँ जी, हम अमीर घराने से हैं, लेकिन हमने भी गलती की है। हमें अपने ससुराल वालों को समझना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। हाँ माँ जी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और इस बरसात में आपकी मदद करेंगे। आज हमें समझ आ गया कि एक परिवार में सारी चीजें लेकर कैसे चलनी चाहिए। देर से ही सही, लेकिन अब हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये देख विनीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी चारों बहू घर के अंदर आकर पानी बाहर निकालती हैं और बरसात थमने तक वो चारों मिलकर घर में काम करती रहती हैं। 12 बजे के बाद बरसात बंद हो जाती है और अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही घर पर मिस्त्री और मजदूर लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। माँ जी, हम चारों के पिताजी ने हमारे अकाउंट में जो पैसे डाले थे, हमने उन पैसों से इस घर की मरम्मत करवाने का सोचा और बाकी के पैसों से हम अपने पतियों को एक रेस्टोरेंट खुलवाने की सोच रहे हैं। विनीता ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी चारों बहुओं को गले से लगा लेती है। पहले तो वो चारों मिलकर घर की मरम्मत करवाती हैं और उसके बाद अपने पतियों के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा देती हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नू, पूजा और गीतू गरीब बच्चियां जैसे ही बस्ता लेकर स्कूल जाने के लिए निकलती हैं, तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। गीतू दीदी देखो ना, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? पूजा, अनु, चलो घर के अंदर चलते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब स्कूल चलेंगे। जैसे ही तीनों बच्चियां घर के अंदर आती हैं तो उनकी गरीब माँ कविता कहती है, अरे गीतू, पूजा, अनु, तुम स्कूल नहीं गई? माँ, हम स्कूल कैसे जाएं? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। रोज रोज हम भीगकर स्कूल में जाते हैं। कल जब हम बारिश में भीगकर स्कूल गए थे तो मास्टर जी ने हमें भगा दिया। कविता अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अपनी बेटियों के पेट पालने और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए वो जहरीले गैस के कारखाने में काम करती थी। मगर उस गरीब बहू का दुख केवल इतना ही नहीं था, उसकी सास पद्मा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिसका कारण था कविता का काला रंग। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, मैं काम पर जा रही हूँ। अरे काम तो बस एक बहाना है, सब जानती हूँ मैं। कारखाने में कितने यार बना रखे हैं तूने। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक विधवा हूँ, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा लांछन तो मत लगाइए। बंद करिए झूठ मूठ करो ना। तेरे नासुओं को देखकर पद्मा का दिल नहीं पिघलने वाला। मेरे घर में तुझ काली कलूटी के कदम क्या पड़े? तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अरे बेटे को खा गई। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस टूटी फूटी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। उस लाचार काली बहू के लिए कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब पद्मा उसे खरी खोटी नहीं सुनाती थी। गुजरते वक्त के साथ अब बारिश का महीना जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में कविता से उसका रोजगार भी छीन जाता है, जब कारखाने का मालिक उसे काम से निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मेरे घर में मेरे सिवा कमाने वाला और कोई भी नहीं। भगवान के लिए मुझ गरीब लाचार के पेट पर लात मत मारिए। मैंने तेरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा। ये रहा तेरे महीने भर का हिसाब। इस महीने तू 15 से 20 दिनों तक लेट आई है, इसीलिए ये 10 दिन की पगार ले। कारखाने का मालिक कविता को 2000 रुपए देकर वहाँ से भगा देता है। कविता की आंखों में भरे आंसू बहते जा रहे थे। मैंने पूरे महीने खून पसीना बहाकर काम किया था, उसके बदले में बस ये 2000 रुपए। इससे माँ जी की दवाइयाँ खरीदूं या घर का दाना पानी चलाऊं। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई, मुझे कहीं छिपना होगा। तभी कविता एक चाय की टपरी देखकर बारिश से बचने के लिए वहाँ चली आती है। तभी दुकानदार कहता है, अरे ओ फटीचर औरत, यहाँ कहाँ चली आई? चल भाग यहाँ से। चली जाऊंगी भैया, बारिश थम जाने दो। तेरा काला रंग देखकर कोई भी चाय पीने नहीं आएगा, चल भाग यहाँ से। गरीब कविता के लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो चाय वाला उसे वहाँ से भगा देता है। कविता भरी हुई आंखों के साथ बरसात में भीगते हुए घर चली आती है, जहाँ बरसात के कारण घर के छत जगह जगह से टपक रही होती है।
आ गई मेरी काली बहू। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बरसात की बिजली तेरे काले शरीर पर गिर गई होगी। खैर छोड़ो। माँ, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। बच्चों, सारे पैसे दादी माँ की दवाइयाँ लाने में खर्च हो गए, इसीलिए मैं थोड़ा सा चावल ही ला पाई हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप गीले चावल बना दो, हम वही खा लेंगे। कविता जल्दी से घर के कोने में चूल्हा ले जाकर खाना बनाने लगती है, तो वहीं धीरे धीरे बरसात की उफान भी बढ़ती जाती है और तेज तूफानी हवा भी चलने लगती है, जिससे घर की कच्ची छत टूटकर घर में गिर जाती है, जिसका एक टुकड़ा पूजा के सिर पर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। आह माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ देखो ना, पूजा के सर में चोट लग गई है। कविता जल्दी से अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर पूजा के सर में बांध देती है। तभी अचानक बारिश के कारण घर की कच्ची दीवार की मिट्टी ढहने लगती है और बरसात का पानी गलियों में भरकर उस गरीब काली बहू के घर में घुसने लगता है, जिसे देखकर कविता की तीनों बेटियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और रोने लगती हैं। माँ, अब क्या होगा? बारिश का पानी तो हमारे घरों में घुस आया, हम सभी इस बारिश में डूबकर मर जाएंगे। माँ, क्या हम सभी भी बाबूजी के पास जाने वाले हैं? नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम तीनों को कुछ नहीं होने देगी। ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। माँ जी चलिए। फिर कविता अपनी तीनों बेटी और अपनी सास के साथ जैसे ही घर से निकलती है, तभी पूरा घर ढहकर मलबे में बदल जाता है और दरवाजा छिटक कर काली गरीब बहू और उसके सास के पैरों पर गिर जाता है। ये राम, मेरे पैर, बहू मुझे बचा। घबराइए मत माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कविता जैसे तैसे अपनी सास पद्मा के पैर को दरवाजे की चपेट से बाहर निकाल लेती है, मगर पद्मा दर्द के मारे चल फिर पाने में असमर्थ हो जाती है। तो वहीं दरवाजे के सरिये से गरीब काली बहू के पैर में गहरा जख्म लगता है। बावजूद इसके अपने जख्म की परवाह ना करते हुए अपनी सास को पीठ पर लाद कर अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर बरसात के कहर का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती है। ये बरसात का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। धीरे धीरे बरसात का उफान तीनों बच्चियों के गले तक आ जाता है। तभी पूजा बरसात के बहाव में डूबने लगती है। माँ मुझे बचाओ, माँ मैं डूब रही हूँ। पूजा डरो मत, हमारा हाथ मत छोड़ना। अचानक पूजा का हाथ छूटकर उनसे अलग हो जाता है और बरसात का कहर मासूम पूजा को बाढ़ में बहा ले जाता है। पूजा मेरी बच्ची। लगातार कई घंटे बरसात में भीगने के कारण ठंड से कविता और उसकी बेटियां ठिठुरने लगती हैं। तभी उन्हें एक पाइपलाइन नजर आती है। माँ वो देखो, वहाँ एक पाइपलाइन है, चलो वहीं चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सभी बरसात के बाढ़ के उस कहर में कतार में लगकर उस पाइपलाइन के अंदर जाकर छुप जाते हैं, मगर उस काली बहू का कलेजा अपनी बेटी पूजा के लिए कचोट रहा था, जिसे बरसात का कहर निगल गया था। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी बच्ची, इस वक्त तेरी गरीब लाचार माँ के पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? क्या तुझे हम गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आती? सारे मौसम की मार हम गरीबों को ही क्यों झेलनी पड़ती है? मैं अपनी बेटी पूजा को पहले ही खो चुकी हूँ, मेरे इस बचे हुए परिवार को इस बरसात के कहर से बचा ले। कविता की दुखी मन की व्यथा सीधे ऊपर वाले के घर जा पहुंची थी कि अचानक नाव में सवार रेस्क्यू टीम उस पाइपलाइन के पास आती है और उन सभी को बाढ़ के उस जगह से बचाकर सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जाता है, जहां टीम के कुछ लोग उन्हें खाने पीने को देते हैं। तभी पद्मा अपनी करनी पर पछताते हुए कहती है, कविता बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे दुत्कारती रही और तेरी लाचारी को समझने के बजाय तुझ पर लांछन लगाती रही, मगर आज मैंने मौत के खौफ को बेहद करीब से देखा है और तुझे मुझ पापिन को बचाने के लिए अपनी बेटी को खोते देखा। अचानक हाथों में बिस्किट का पैकेट लिए हुए एक बच्ची उनके पास आती है, जो और कोई नहीं बल्कि पूजा थी। पूजा को देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा मेरी बेटी, तू ठीक है? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो लगा था मैंने तुझे खो दिया। बरसात का वो कहर कविता की जिंदगी में जंग बनकर आया था, जिसमें कविता ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि आखिर तक लड़ती रही और जीत उसी की हुई। एक हफ्ते तक कविता अपने गरीब परिवार के साथ शिविर कैंप में रही और बरसात बंद होने के बाद सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर गरीब लोगों को 10,000 रुपए का रकम दिया गया, जिससे कविता बरसात में एक चाय की टपरी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने लगती है।